हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज अगर आपको आ रहा है तो आज इग्नोर करना पड़ेगा। हमारी सोसाइटी में चल रहा है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, बट हमने डिसाइड किया कि हम मिलेंगे। तो आइए पढ़ाई करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, यूनिट 27 डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करता है। नेक्स्ट 10 to 15 मैक्सिमम मिनट्स में हम ये टॉपिक आपका फिनिश कर लेंगे। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था अलग अलग तरीके की जो सिक्योरिटी है वो कैसे काम करती है, फिर चार्ज कैसे क्रिएट होता है। यूनिट 25 एंड 26 का मैंने आपको इंडिविजुअल टॉपिक्स बताए। चार्ज जब क्रिएट हो रहा था तो हमने मॉर्गेज को बहुत डिटेल में पढ़ा था। यस, आज हम डॉक्यूमेंटेशन के बारे में समझेंगे। अब हम ये तो समझते हैं कि बैंक जब लोन देता है तो कोई कुछ कागजी कार्यवाही होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। ऑफ कोर्स जो टाइप ऑफ बोरोवर है अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स चेंज हो जाएंगे, और उसी पॉइंटर के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत बात करी गई है। हम पढ़ रहे हैं आपका JAIIB में PPB सब्जेक्ट, जहां हम मॉड्यूल बी को समराइज्ड मैनर में कम कर रहे हैं। हम ऑलरेडी मॉड्यूल डी कर आए हैं, मॉड्यूल बी अभी कर रहे हैं। यूनिट 22, 23, 24, 25, 26 ऑलरेडी कर चुके हैं। आज 27th यूनिट हम करने चल रहे हैं। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM में दिशा दुआ। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कोर्स वन ऑफ द वाइटल बोले तो इम्पोर्टेंट एरियाज है जब मैं क्रेडिट पोर्टफोलियो के बारे में बात कर रही हूँ। मतलब जब बैंक किसी को लोन दे रहा है, एडवांसेस दे रहा है, बिना कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑफ कोर्स नहीं होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल डॉक्यूमेंट्स ये प्ले करते हैं। डॉक्यूमेंट्स लेने का पर्पस क्या है? एक तो टर्म्स एंड कंडीशन हो पाएगी, और कहीं ना कहीं इन डॉक्यूमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए ही हम अपना कॉन्ट्रैक्ट भी बनाएंगे, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत बैंक और उस पार्टी के बीच में बनेगा जो लोन या एडवांस ले रहा है। ओके, टर्म एंड कंडीशन बिटवीन द बैंकर एंड द बोरोवर। आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन बोरोवर है, सिक्योरिटी क्या है, कितने समय के लिए पैसे लिए हैं, और पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है। मतलब नेक्स्ट जैसे मान लेते हैं मनी ड्यू हुई, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं इसका। 1 जुलाई 2024 को लोन लिया, ठीक है, और बोला कि नो लेट्स से 3 इयर्स के लिए लोन लिया है, तो 2024, 25, 26 और 27 फर्स्ट 30th जून 2027 तक ये लोन पे ऑफ हो जाएगा। अब मान लेते हैं यहाँ 2 साल तो इन्होंने पैसे दिए, जो EMI देनी थी वो दी, बट लेट्स से यहाँ पे कहीं पे डिफॉल्ट कर दिया। तो डिफॉल्ट होने से जिस दिन मनी ड्यू हुई है उससे कितने साल के अंतर्गत आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। अगर आप इस टेन्योर के अंतर्गत कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं गए तो कोर्ट ऑफ लॉ आपका मदद नहीं करेगा, ऐसे हमें लॉ ऑफ लिमिटेशन कहता है। तो जो लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंतर्गत पीरियड हो है कि आप कोर्ट ऑफ लॉ से बेसिकली कानून से मदद ले सकते हैं, कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे 3 इयर्स है, मॉर्गेज के केस में 12 इयर्स है, ठीक है, फोरक्लोजर के केस में 30 इयर्स भी है। ओके, जहाँ पे कुछ नहीं बता रखा वहां पे भी 30 साल है। खैर मैं इसके बारे में स्पेसिफिकली यूनिट 29 में बात करूंगी, क्योंकि वहाँ हमारे पास 5 लॉज में से एक लॉ ऑफ लिमिटेशन है। ओके, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी टर्म्स एंड कंडीशंस एटसेट्रा जो भी है डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत ही बताया हुआ होगा। ओके, एंड द लास्ट कहीं ना कहीं रिजॉर्ट है लीगल रेमेडीज का, एक तरीके से एविडेंस जैसे भी एक काम करेगा कि भाई देखो ये हमने इनको 10 लाख का लोन दिया था, ये बोल रहे हैं इन्होंने सिर्फ 7 ही लाख का लोन लिया है। हाउ? तो ये डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं वेरीफाई करेगा, जिसके बारे में और ज्यादा बातें जब आप CIB में जाएंगे तो BRBL सब्जेक्ट आपका है, वहां पे बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट हमारे सिलेबस में हम वहां पर पढ़ेंगे। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डॉक्यूमेंटेशन, ये हमें स्क्रीन पर भी समझ में आ गया है।
अब 4 तरीके के डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमारे सिलेबस में बाहर से बात करी गई है, यहाँ से एग्जाम में पीछे क्वेश्चन बने हैं, दोबारा बन सकते हैं, आधे से 1 नंबर का क्वेश्चन आप इस टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेफिनेटली है, ठीक है। अब ये चारों डॉक्यूमेंट्स के नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग भी इम्पोर्टेंट है, तो आइए समझते हैं। Documents taken by banker for loan may be broadly divided into 4 types. Demand promissory note, promissory note कहीं ना कहीं हम negotiable instrument act में भी पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस का bits and pieces में पार्ट है, जैसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज को यूनिट 33 में पढ़ेंगे। चेक, कलेक्शन, पेमेंट, बैंकर का एंगल, ये हम यूनिट 8, 9, 10 में पढ़ेंगे, नहीं माफ है में पढ़ेंगे, 11, 12, 13, 14 में पढ़ेंगे, यूनिट 12, 13, 14 में मॉड्यूल ए में पढ़ेंगे, ठीक है, चेक के बारे में। तो कहीं ना कहीं हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सिलेबस में हमारे है बिट्स एंड पीसेस में, तो जैसे जैसे हमारे पास आता जाएगा हम वैसे वैसे पढ़ते चले जाएंगे। अग्रीमेंट्स है जिसपे बैंकर और जिसने लोन लिया उसने अग्री किया होगा, कुछ फॉर्म्स होंगे वो फिल करने होंगे, और बिल ऑफ एक्सचेंज मैं यहाँ पर लाई तो हूँ बट इसकी डिटेलिंग हम यहाँ नहीं करेंगे, इसकी डिटेलिंग हम यूनिट 33 में ही पढ़ेंगे, यूनिट 33 में ही पढ़ेंगे। तो कौन कौन से 4 डॉक्यूमेंट्स हैं? डिमांड प्रॉमिसरी नोट, डीपीएन, अग्रीमेंट, फॉर्म्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। इन तीनों को आज पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे यूनिट 33 में। ओके, 33 नहीं, आई थिंक यूनिट 34 होगा, है ना, यूनिट 34 होगा। कैसे? यूनिट 31 में तो आपका गारंटी है, 32 में एलसी है, 34 में 32 एलसी है, 33 या 34, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर, नो यू कैन कट मी अ स्लैग देयर, शायद 34 है, 31 में तो गारंटी दिया हुआ है। आइए आगे बढ़ेंगे। डीपीएन के बारे में बात करते हैं, डिमांड प्रॉमिसरी नोट। यहाँ पर बोरोवर जो पैसे ले रहा है वो वादा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है बैंकर को कि वो पैसे वापस दे देगा जब भी डिमांड करा जाएगा, ऑन डिमांड। किस पर वापस देगा, कितने रेट पर? जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अग्री हुआ है जब हम लोन ले रहे हैं, और देयरफॉर डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। सेक्शन 35 के अंतर्गत ये सेक्शन हम कोशिश करेंगे लर्न करने की। सेक्शन 35 ऑफ विच एक्ट? इंडियन स्टैम्प एक्ट। इंडियन स्टैम्प एक्ट सेक्शन 35 बोलता है, अगर डीपीएन अनस्टैम्प्ड है या अंडर स्टैम्प्ड है, सिर्फ डीपीएन का, इस ध्यान से, क्योंकि मैकमिलन में यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ, स्टैंपिंग नहीं हुआ या फिर अंडर स्टैंपिंग हो गई तो क्या कर सकते हैं, वहाँ रेक्टिफाई कर सकते हैं। बट जब डीपीएन पर्टिकुलरली बोल रही हो तो यहाँ पर रेक्टिफिकेशन भी अलाउड नहीं है। अगर कोई अंडर स्टैम्प्ड है, अनस्टैम्प्ड है, किसी भी तरीके का डिफेक्ट है तो उसे रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। सिर्फ डीपीएन बोल रही हूँ सेक्शन 35 में। मैकमिलन में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जब मैं पढ़ाऊंगी मैं उसके बाद, जब हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे मैं इसके बारे में वहां पर भी बात करूंगी, बट क्योंकि अभी स्क्रीन पर आ रहा है तो मेरा दायित्व बन जाता है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का। ओके, इवन आफ्टर पेइंग पेनल्टी आप इसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ डीपीएन में है, सेक्शन 35 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंतर्गत हमें बात कर रहे हैं, ध्यान से। ओके, चलिए, अग्रीमेंट क्या है? अग्रीमेंट में स्टैम्प ड्यूटी लगती है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और मैंने आपको एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बैकग्राउंड दी हुई है, तो आप अग्रीमेंट समझते हैं, मैं इसकी डिटेलिंग में यहाँ नहीं भी जाऊंगी, तभी आप बहुत अच्छे से इवन बियॉन्ड योर मैकमिलन यू अंडरस्टैंड। यस, आई होप आपने पीछे वाला सेशन अटेंड किया है। ओके, फॉर्म्स आर नॉट इन नेचर ऑफ प्रॉमिस, किसी तरीके का वादा नहीं है, किसी तरीके का अग्रीमेंट नहीं है। प्रॉमिस वैसे भी हम डीपीएन में कवर कर लिए हैं, है ना, और अग्रीमेंट हम ऑलरेडी अग्रीमेंट फॉर्म में कर चुके हैं। These are obtained to specify clearly the intention of the borrower। अब एग्जाम में दे देंगे ये स्टेटमेंट, डैश is obtained to specify clearly the intention of the borrower। Which type of document are we talking about? We are talking about forms। We are talking about forms। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आधे नंबर का यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है जी,
आगे बढ़ते हैं। स्टैंपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे कुछ सेक्शंस हैं जो हमें याद करने हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके पास ये नेक्स्ट 5-7 मिनट्स में ये सेक्शंस रिटेंशन में भी आपको मदद मिले, मेरे साथ बने रहिएगा। इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 कुछ प्रोविजंस कंटेन करता है या बात करता है रिगार्डिंग द चार्जेबिलिटी विद ड्यूटी, लाइक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या ड्यूटी लगने वाली है, कैसे स्टैम्प्स यूज होंगे, टाइम ऑफ स्टैम्प की इंस्ट्रक्शंस क्या है, ऑल ऑफ इट इज मेंशन्ड अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। ओके, अब यहाँ पे कुछ सेक्शंस हमारे लिए रेलेवेंट हैं जो हम याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे सेक्शन 35 में हमको बोला डीपीएन के कंटेक्स्ट में अगर किसी कोई भी डीपीएन डिमांड प्रॉमिसरी नोट या तो स्टैम्प नहीं है या अंडर स्टैम्प्ड है तो इसको पेनल्टी देके भी रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। ऐसी बात सेक्शन 35 डीपीएन के कंटेक्स्ट में बोल रहा था। ओके, वैसे बोल रहा है सेक्शन 35 इन जनरल बोल रहा है दैट प्रोवाइड दैट एनी पर्सन शाल नॉट एडमिट एनी इंस्ट्रूमेंट नॉट ड्यूटी स्टैम्प्ड इन एविडेंस ऑफ एनी पर्पस। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर स्टैम्प नहीं है तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना, ऐसे सेक्शन 35 बोल रहा है। इसके अलावा सेक्शन 17, 18, 19 है हमारे पास। 17 ये बोलता है सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि ड्यूटी जिस पर लगती है, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स चार्जेबल विद ड्यूटी एंड एग्जीक्यूटेड बाय पर्सन इन इंडिया, कोई इंडिया में है, शाल बी स्टैम्प या तो बिफोर या तो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। और ये मैकमिलन में एमसीक्यू है। दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन इन मैकमिलन। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिस पे ड्यूटी अट्रैक्ट होती है वो या तो जब एग्जीक्यूट हो रहा है तब या उससे पहले, या तो एग्जीक्यूट जब हो रहा है उस समय या उससे पहले उस पर ड्यूटी दे देनी चाहिए। ओके, अब ऐसा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ा ट्रिकी बना देगा, बोल देगा एग्जीक्यूशन या उसके बाद कर सकते हैं, विद इन 1 मंथ कर सकते हैं। नो, इट इज एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन और बिफोर इट दैट यू विल हैव टू पे द ड्यूटी। ऐसा सेक्शन हमें 17 बोल रहा है। 17, 18, 19 इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। ओके, 18 क्या बोल रहा है, हर एक इंस्ट्रूमेंट जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है या फिर प्रोमिसरी नोट नहीं है, ना तो बिल ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए ना प्रोमिसरी नोट होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बारे में एनआई एक्ट 1882 में 1881 1881 में बात हो रखी है। इनकी ना बिल ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए वो इंस्ट्रूमेंट, ना ही प्रोमिसरी नोट होना चाहिए। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि चार्जेबल हैं ड्यूटी या एंड एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर, उन्हें 3 महीने के अंतर्गत, जब पहली बार इंडिया में आए हैं उन्हें जैसे मान लेते हैं एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो ना तो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना तो प्रोमिसरी नोट है, ठीक है, इंडिया आया, जब इंडिया आ गया तो इंडिया आने के विद इन 3 मंथ्स इसे स्टैंपिंग हो जानी चाहिए, विद इन 3 मंथ्स, क्योंकि बाकी प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में हमारे पास इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंदर बात नहीं करेगी, एनआई एक्ट में बात करेगी, बट हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं आपको वहां लेकर जा नहीं रही हूँ। तो सेक्शन 17 बोला कि सारे डॉक्यूमेंट्स को बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ड्यूटी हो जानी चाहिए। सेक्शन 18 बोल रहा है सारे इंस्ट्रूमेंट्स अपार्ट फ्रॉम बिल ऑफ एक्सचेंज, अपार्ट फ्रॉम प्रोमिसरी नोट, जब इंडिया में पहली बार आया है, कोई बंदा इंडिया से बाहर से आ रहा है, मतलब कोई किसी बंदा इंडिया में है और इंडिया के बाहर से डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट आया है, तो विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द फर्स्ट रिसेप्शन, जब पहली बार इंडिया में आया उसके 3 महीने के अंतर्गत जो भी ड्यूटी एटसेट्रा वो पे कर देने हैं। सेक्शन 19 क्या बोल रहा है, जो पहला होल्डर है इंडिया में, लेट्स से पहले ए को मिला फिर बी को मिला, यहाँ पे फर्स्ट होल्डर के बारे में बात कर रहे हैं, ए को, जो फर्स्ट होल्डर इन इंडिया किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज का पेबल अदरवाइज एंड ऑन डीपीएन, जो हम डिमांड प्रॉमिसरी नोट एक तरीके का डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पढ़कर आए हैं, और मेड आउट of India shall affix there to the proper stamp and cancel the stamp before he presents the same for acceptance or payment or endorses of transfers or otherwise negotiate the same in India। Let's say मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया, बस ये डिमांड प्रॉमिसरी नोट नहीं होना चाहिए, कोई और बिल ऑफ एक्सचेंज चलेगा, ये मैंने आपको दिया, ठीक है, आप पहली बार
मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ, आप इंडिया के अंदर रहते हैं, आपको ये मैंने डॉक्यूमेंट दे दिया, तो जब ये आपको मिला, आप आगे से किसी को नेगोशिएट कर रहे हैं, किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, व्हाट्सोएवर यू आर डूइंग इट फर्दर, उससे पहले प्रॉपर स्टैंपिंग और अगर कैंसिलेशन रिक्वायरमेंट है तो वो कर देना है, ऐसा सेक्शन 19 बोल रहा है। सेक्शन 35 मैंने ऑलरेडी आपको पीछे कंटेक्स्ट डीपीआर के कंटेक्स्ट में बता दिया था, यहाँ इन जनरल प्रोविजन में बचल चुका है, 17, 18, 19 भी अभी हमने कर लिया है। इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, मैं सजेस्ट करूंगी इन्हें लर्न करना है अपन को। आई सजेस्ट यू टू लर्न दीज सेक्शंस, क्योंकि हो सकता है मैच द फॉलोइंग काइंड में भी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। ओके, एंड विद दिस वी आर डन विद योर यूनिट 27। डॉक्यूमेंटेशन बस इतना सा ही था। I hope guys you were able to understand and take note of it. So bill of exchange is one of the documentation type which we have not discussed. We'll talk about it in I think 34 होगा, क्योंकि मुझे 33 याद नहीं आ रहा क्या नाम था, बट छोटा चैप्टर है वो। 32 is LC and 34 is deferred payment guarantee. यस, डेफर्ड पेमेंट गारंटी 34 में ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। ओके, खैर चलिए अभी हो गया ये बात कंक्लूड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में यूनिट 28 के साथ। एनपीए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, 100% कम से कम 2 क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट सेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा मेरे साथ। और अभी लेते हैं आपसे अलविदा। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM में दिशा दुआ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।